चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर आर.पी. सिंह उपस्थित हैं। आज डॉक्टर आर.पी. सिंह आपको बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। और सबसे पहली बात तो ये कि क्षेत्रफल क्या है और किस तरीके से की गणना की जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले त्रिभुज से शुरू करेंगे। हाँ जी। पहले एक क्षेत्रफल क्या है जो आपने विषय उठाया था। जी। देखिए, यदि हम किसी आकृति को देखें, उदाहरण के लिए एक त्रिभुज हम लें, जैसे कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है जिसे आप देख सकते हैं। ये त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति है। त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति। त्रिभुज की जब हम बात करते हैं, त्रिभुज के अंदर क्या है इसकी हमें चिंता नहीं है। त्रिभुज केवल 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति है। डॉक्टर साहब, इसके त्रिभुज के अंग माने जाएं, हाँ, तो इसके 3 शीर्ष हुए, हाँ, 3 इसकी भुजाएं हुई, हाँ, और 3 कोण हुए। हाँ, ये इसके अतिरिक्त तो और कोई अंग इसका नहीं है। नहीं, और कोई अंग नहीं है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक आकृति देखिए, ये त्रिभुज ABC, जैसा कि आपको ये बताया था, ये हमारा त्रिभुज ABC है जो 3 भुजाओं से बना हुआ क्षेत्र है, घेरा हुआ क्षेत्र है, 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति। यहाँ पर यदि इस त्रिभुज के केवल अंदर के भाग को हम देखें, जिसका बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं है, बाउंड्री को टच नहीं करता, तो वो त्रिभुज का अंतः भाग कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये अंतः भाग है। इस अंतः भाग में ये बाउंड्री, त्रिभुज की भुजाएं, ये सम्मिलित नहीं है। भुजाएं और शीर्ष सम्मिलित नहीं है। हाँ। और शेष अंदर का भाग, केवल अंदर का भाग, हाँ, अंदर का भाग ये भुजाओं को टच नहीं करेगा। ये यदि कोई ऐसा क्षेत्र हम की कल्पना करें जो भुजाओं को टच नहीं कर रहा, तो ऐसा क्षेत्र हमारे मन में होगा। ये भुजाओं को टच भी नहीं कर रहा है, लेकिन भुजाओं के निकटतम दूरी पर है, वो बाउंड्री से निकटतम दूरी पर है। तो ऐसे क्षेत्र को हम त्रिभुज का अंतः भाग कहते हैं। अंतः भाग। तो ये त्रिभुज केवल बाउंड्री वाला हिस्सा, अंतः भाग ये बीच का हिस्सा जिसमें कि बाउंड्री सम्मिलित नहीं है। और यदि बाउंड्री और अंतः भाग, इन दोनों को हम के ऊपर विचार करें, बाउंड्री और अंतः भाग, तो हम कहेंगे कि ये एक त्रिभुजीय क्षेत्र बन जाता है। तो 3 बातें हुई, त्रिभुज, त्रिभुज का अंतः भाग और त्रिभुजीय क्षेत्र। तीनों चीजों का अंतर आप इस पर समझ लीजिए। हाँ, तो ये जो त्रिभुजीय क्षेत्र है, दरअसल में यदि हम सेट की भाषा में कहें, समुच्चय की भाषा में कहें, तो त्रिभुज ABC यूनियन संघ है त्रिभुज का अंतः भाग, ये बराबर होगा त्रिभुजीय क्षेत्र ABC। मतलब त्रिभुजीय क्षेत्र में त्रिभुज और उसका अंतः भाग दोनों सम्मिलित हैं। अब देखिए, यदि त्रिभुज ABC को हम की कल्पना करें, तो इस ABC का एक माप होगा साइड्स का, AB + BC + CA, इनकी तीनों की लंबाई है, उसे हम त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। जी। AB, लंबाई AB + लंबाई BC + लंबाई CA, ये होगा त्रिभुज ABC का परिमाप। डॉक्टर साहब, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार क्षेत्र के एक बिंदु से, एक शीर्ष से चलें, दूसरे पे आए, दूसरे से चलें, तीसरे पे आए, और तीसरे से फिर लौटकर पहले पे आ जाएं, तो ये चली हुई दूरी ये त्रिभुज का परिमाप कहलाएगी। अब जिस तरह से त्रिभुज का एक परिमाप होता है, ये जो त्रिभुजीय क्षेत्र है
इसका भी एक माप होता है। त्रिभुज का एक परिमाप है जहाँ पर केवल हम साइड्स की बात करते हैं, लेकिन ये त्रिभुजीय क्षेत्र की बात करें, जैसे कि ये पूरा का पूरा एक तरफ तो अंतः भाग था, लेकिन यदि इसमें बाउंड्री भी शामिल कर ली जाए तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्र बन जाता है। यदि आप इस कागज़ की कल्पना करें, ये होगा आयताकार क्षेत्र, पूरा का पूरा आयताकार क्षेत्र जिसमें कि अंतः भाग शामिल है और इसकी बाउंड्री भी शामिल है, तो ये होगा आयताकार क्षेत्र। तो इस तरह से इस आयताकार क्षेत्र का एक माप होगा, इस माप को हम कहते हैं आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। आयताकार क्षेत्रफल का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जी। तो प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे पंचभुज का बना हुआ हो, हर एक क्षेत्र का एक क्षेत्रफल होता है। और ये क्षेत्रफल वो होता है कि ये जो आकृति है वो कितनी जगह घेर रही है, किसी तल पर कितनी जगह घेर रही है। तो त्रिभुजीय क्षेत्र जितनी जगह घेरता है एक समतल पर, उसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। जिस तरह से कि लंबाई को हम सेंटीमीटर्स में नापते हैं, उसी तरह से क्षेत्र की भी एक इकाई निर्धारित की गई है जी। क्षेत्र की एक दो तीन प्रकार की इकाइयां हैं। यदि क्षेत्र को हम मीटर्स में नाप रहे हैं तो उसकी इकाई होगी वर्ग मीटर। और ये काफ़ी बड़ी इकाई है, ये वर्ग मीटर काफ़ी बड़ी इकाई, बड़ा क्षेत्रफल है। जैसे इस दीवार का हमें क्षेत्रफल नापना है तो हम वर्ग में नापेंगे, वर्ग मीटर्स में नापेंगे। लेकिन यदि कोई छोटी आकृति उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम उसे सेंटीमीटर्स में कहते हैं। और हमने ये निर्धारित किया है कि 1 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल को हम कहेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल की एक छोटी इकाई है। यदि हम दूरी को मिलीमीटर्स में नापें, हाँ, बहुत और छोटा करें, और छोटा नापें, 1 मिलीमीटर लंबा और 1 मिलीमीटर चौड़ा, यदि कोई वर्ग है तो वो जो जितनी जगह घेरेगा उसको हम कहेंगे 1 वर्ग मिलीमीटर। 1 वर्ग मिलीमीटर। तो 1 वर्ग मिलीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग मीटर, ये 3 इकाइयां हैं जो प्रचलित हैं। छोटी इकाई वर्ग मिलीमीटर, उससे बड़ी इकाई वर्ग सेंटीमीटर, उससे बड़ी इकाई वर्ग मीटर। और यदि और बड़ी इकाई को हम देखें कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा यदि कोई वर्ग बना हुआ है तो उसका क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग किलोमीटर। तो 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग मिलीमीटर, ये क्षेत्र की नापने की इकाइयां, क्षेत्रफल की इकाइयां होती हैं। और भी इकाइयां हैं, जैसे हेक्टेयर है और एयर है, हैं? ये बड़ी इकाइयां हैं। हमारा आज के संदर्भ में जो चर्चा होगी वो होगी कि सेंटीमीटर, छोटी आकृतियां और उनका क्षेत्रफल निकालना। डॉक्टर साहब, ये इकाई जो वर्ग सेंटीमीटर कहा आपने जी, ये इसलिए होता है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा है। लंबाई और चौड़ाई का गुणा है, ये लंबाई और चौड़ाई का गुणा है, इसलिए उसको हमने वर्ग के रूप में कहा है। वो नीचे रखा रहने देखिए एडजस्ट हो गया। यहाँ पर 2 आकृतियाँ बनी हैं, एक ABCD, ये 6 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर, इसका एक वर्ग है। और दूसरी जो आकृति बनी हुई है वो एक आयत है जिसमें कि 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है।
तो पहला जो वर्ग है 6 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणा 6 वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणित 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम परिभाषित इस तरह से कहते हैं कि यदि कोई आयत है जिसकी लंबाई a सेंटीमीटर है और चौड़ाई b सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा a गुणित b वर्ग सेंटीमीटर या ab वर्ग सेंटीमीटर। जी, एक और लाइएगा। चूंकि ये दो चीज़ों का गुणा है, दो लंबाइयों का या एक लंबाई और एक चौड़ाई का गुणा है, इसलिए इकाई वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर रखी गई है। अभी हमने वर्ग का क्षेत्रफल देखा और आयत का क्षेत्रफल देखा। अब मान लीजिए हमें एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल तो ये हमने परिभाषित कर दिया है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा। लेकिन ये त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें? प्रश्न ये है कि क्या हम इसमें कुछ रचना कर सकते हैं जिससे कि ये ABC समकोण त्रिभुज है, इसको हम एक आयत की शक्ल में बदल सकें? जी। तो हमने कुछ रचना की और ये हमने ABC त्रिभुज के एक AD और CD ये भुजाएं खींच करके, जो कि आधार और लंब के समानांतर होंगी, एक हमने आयत बना लिया। अब जब ये आयत बन गया, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं। जी। आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, तो आयत के क्षेत्रफल का हम संबंध त्रिभुज ABC से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जी। अब यहाँ पर देखिए कि इस आयत में देखें कि ABCD आयत है, इसका AC ये कर्ण हो जाएगा। जी। और अब इन दो त्रिभुजों को देखें तो ये भुजा इसके बराबर है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं हैं। ये भुजा AD और BC ये भी आपस में बराबर हैं और AC दोनों में से उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC ये सर्वांग सम हो जाएंगे। S प्रमेय से सर्वांग सम हो जाएंगे। हाँ। और सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। जी। ये एक अभिग्रहित के हम रूप में लेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे ही। सर्वांग सम हो सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा सर्वांग सम हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये बराबर होता है, समान होता है, लेकिन सर्वांग सम क्षेत्रफल ये सर्वांग सम त्रिभुज वो नहीं हो सकते ये। जी। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल ये AB और BC का गुणा और उसका आधा, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल का आधा हुआ और इसलिए आयत का क्षेत्रफल AB गुणित BC होगा, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा AB गुणित BC बटे 2। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बच्चों, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उस पर उन्होंने एक आयत बनाया और ये बता दिया कि आयत का आधा ये त्रिभुज है, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। हाँ, ये रचना असल में इसलिए करने की जरूरत पड़ी क्योंकि हमने आयत का क्षेत्रफल तो स्थापित कर दिया था। हाँ। अब हमें निकालना था त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ। तो त्रिभुज को हमें एक आयत की शक्ल में परिवर्तित करना होगा, कुछ रचना करके। जी। और फिर हम उसमें संबंध स्थापित करेंगे। हाँ। और संबंध स्थापित करने के बाद में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। जी। एक ये जो त्रिभुज आपने देखा था ये समकोण त्रिभुज था पहले। अब मान लीजिए एक हमारा त्रिभुज है ABC, ये समकोण नहीं है,
समकोण नहीं है, लेकिन इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर हम सोचते हैं क्या इस त्रिभुज को इस तरह से तोड़ सकते हैं और तोड़ने के बाद आयत का रूप दे सकते हैं, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में ये कामयाब हो जाएंगे। तो हमने यही किया कि ये जो ABC त्रिभुज था, इसको हमने 2 भागों में ये आपका विभाजित कर दिया। ये एक आयत बना दिया और दूसरी तरफ हमने ये एक आयत बना दिया। तो ये जो आधार BC था, इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग BD और दूसरा भाग है DC। यहाँ पर विभाजन हमने इस तरह से किया कि AD ये BC के ऊपर लंबवत है, AB AD BC के ऊपर लंबवत है। तो ये एक हमारा त्रिभुज बन गया है जी। एक त्रिभुज, एक ये आयत बन गया, एक ये आयत बन गया जी। इन दोनों, और ये पहले हम स्थापित कर चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो इन 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा जी। और इसलिए कोई यदि ये ABC त्रिभुज इस तरीके का है तो इसका क्षेत्रफल होगा आयत के क्षेत्रफल का आधा। तो एक ही आधार पर और एक ही ऊंचाई के बीच में यदि एक त्रिभुज बना हुआ है और एक आयत बना हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। एक और रूप हमें देखने को मिलता है, पहले समकोण त्रिभुज की बात की, फिर हमने एक न्यूनकोण त्रिभुज की बात की, और ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये अधिक कोण त्रिभुज है जी। इसका भी क्षेत्रफल निकालने की हम कोशिश करते हैं जी। देखिए तरीका वही हम अपनाएंगे कि कुछ हम रचना कर लें और रचना करने के बाद में ये जो त्रिभुज है इसको हम एक समकोण त्रिभुज में परिवर्तित किए दे रहे हैं जी। समकोण त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल मालूम है जी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये होगा ADC त्रिभुज में से ADB त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल घटा दें तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जान चुके हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकेंगे। यहाँ पर ये त्रिभुज को समकोण, ये अधिक कोण त्रिभुज को एक समकोण में बदला और इस तरीके से 2 समकोण आ गए थे, एक बड़ा समकोण एक छोटा समकोण। बड़े समकोण में से छोटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया था तो हमारे अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। ये जो चर्चा हुई हमने की एक आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज चाहे समकोण हो, चाहे आपका न्यूनकोण हो या अधिक कोण हो, जो क्षेत्रफल निकालने का जो परिणाम मिलता है वो होगा आधार गुणित लंबाई, आधार गुणित ऊंचाई बटे 2। यानी आधार और ऊंचाई का आधा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज चाहे समकोण हो, चाहे न्यूनकोण हो या अधिक कोण। हम और भी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए एक हम उपकरण की बात करेंगे जो कि ज्यामिति के अध्ययन में काफ़ी सहयोग देता है। एक बोर्ड बना हुआ है और इस बोर्ड को हमने छोटे छोटे समकोण वर्गों में, एक छोटे छोटे वर्गों में विभाजित कर दिया है। ये एक पूरा बोर्ड है, इसमें हमने ये वर्ग बने हुए हैं ये, और इन वर्ग के शीर्षों पर हमने ये आपकी कीलें गाड़ रखी हैं। ये 5 बाई 5 का हाँ एक तो वर्ग है। यहाँ पर 1 2 3 4 5
5 इकाई इसकी लंबाई है, और 1 2 3 4 5 ही इकाई। इकाई से मेरा मतलब है वो सेंटीमीटर्स में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो इनको हम इकाई के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं। तो यदि इस पूरे क्षेत्र का, इस वर्ग का क्षेत्रफल हम देखें तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा 1 2 3 4 5 इकाई लंबाई और 5 इकाई चौड़ाई, तो हो जाएगा 25 वर्ग इकाई। ये जो पूरा बना हुआ है किलों वाला क्षेत्र, इसका पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 वर्ग इकाई। और ये एक वर्ग है, इसको हम 1 वर्ग इकाई मान लें तो पूरे का क्षेत्रफल ये 25 वर्ग इकाई होगा जी। अब देखिए यहाँ पर एक हमने रबर बैंड चढ़ा करके किसमें इनमें डाल दीजिएगा, निकाल लीजिए इसे पूरे। आप देखेंगे हमने एक यहाँ पर आयत बना लिया। इस आयत की लंबाई है 1 2 3 4 इकाई और चौड़ाई है 1 और 2 इकाई। इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है जी। इसकी लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है। अच्छा, ये देखिए इसको थोड़ा सा और आगे और आगे हमने कर दिया। वो जो पहला एक आयत बना हुआ था, अभी आकृति कैसी है, 1 2 3 4 तो लंबाई है और 1 2 3 ये चौड़ाई है, चौड़ाई 3 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 × 3 वर्ग इकाई। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। इसको थोड़ा सा हम परिवर्तित कर रहे हैं। ये अब आकृति कैसी बनी, अब ये डॉक्टर साहब वर्ग बन गया, एक वर्ग बन गया। पहले क्या था, आयत था, आयत था, अब क्या बन गया, ये वर्ग, एक वर्ग बन गया। और देखिए ये क्या बन गया, ये जो नीले उससे रबर बैंड से जो बना है, हाँ, वो एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बन गया। तो एक आयत है और एक त्रिभुज बना हुआ है जी। अच्छा, इस त्रिभुज को हम ये भी रूप दे सकते हैं जी, दे सकते हैं। इस त्रिभुज को हम ये भी रूप दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी रूप दे सकते हैं, हैं, ये भी रूप दे सकते हैं। अच्छा, और देखिए ये आधार एक ही है जी। इस आधार पर एक ही आयत बना देंगे हम, इस पर उतने ही का हाँ आयत बनाए। हाँ। तो हम देखेंगे कि रबर बैंड की सहायता से इस बोर्ड पर हम विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं। आयत बन जाएगा, हाँ, ये आयत बन गया, वर्ग बन गया, त्रिभुज बन गया। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आधार तो एक ही है, ऊंचाई भी एक ही है। यहाँ पर एक ये त्रिभुज बना है, एक ये आयत बना है। ऊंचाई, ये आयत उसी ऊंचाई का है, बना दिया। हाँ। तो अब आप देखेंगे जो थ्योरम हमने जो साध्य पहले वहाँ पर स्थापित की थी कि आधार एक ही है और एक ही आपका आयत बना है और एक आपका ये त्रिभुज बना है जी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम इन सबको काउंट कर लें, हैं, इधर के हिस्से को, तो दोनों मिलकर के ये पूरा आयत बन जाता है, आयत के खाने बन जाते हैं। हाँ। और उसका आधा
यदि हम कर लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो और देखिए साहब, निकाल लेंगे साहब इसे जी। एक आकृति हम और बना रहे हैं, जैसे कि ये है, इस आकृति को देखिए, ये एक और आकृति देखिए, हाँ, जो इस पर इस रबर बैंड से बनी है। और ये आकृति, इसको हम कहेंगे, इसमें ये आपका आधार है जी। ये ऊंचाई दोनों की समान है, ये जी। लंबाई इसमें समान है। हाँ। ये भुजा और ये भुजा समानांतर हमें दिख रही हैं जी। ये आकृति है समलंब चतुर्भुज। इस आकृति को, जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं, हाँ, एक दूसरे के समानांतर होती हैं और अन्य दो भुजाएं किसी भी तरीके से तिर्यक हो सकती हैं। हाँ, ऐसी आकृति को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर ये समलंब चतुर्भुज बना हुआ है। हाँ, तो हमने कई तरह से इसको हमने यूज़ करके देखा कि एक बार ये देखिए, ये, हाँ, ये समकोण त्रिभुज बना दिया जी। समकोण त्रिभुज का ये जो रूप है वो हुआ आपका आयत हुआ जी। और अब जरा और इसे 2 खाने बढ़ा दीजिएगा, 2 खाने और बढ़ा दीजिए, ये उधर भी बढ़ा दीजिए, इस तरह से ये, हाँ, ये इसका, तो एक बार समकोण त्रिभुज बनाया था जी, एक बार आयत बनाया था, अब ये वर्ग बन गया और उसी आधार पर ये नहीं, समलंब चतुर्भुज की यदि हमें संरचना करनी हाँ, है तो उसी आधार पर है, लेकिन उसकी ऊंचाई अलग है। ये ऊंचाई अलग हम है। उसी ऊंचाई का भी ये समलंब चतुर्भुज बना सकते हैं। हाँ, डालिएगा इसे। अगर उसी ऊंचाई का समलंब चतुर्भुज बन सकता है। हाँ, इस तरीके से जी। तो शंकर साहब थोड़ी सी और मेहनत कर लें जी। ये एक यहाँ पर एक ही आधार पर, हाँ, एक नहीं, आधार कौन सा आधार ये हो, हाँ, अब ऐसे बना दीजिएगा, एक आधार ये बना दिया। हाँ, अब आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर और एडजस्ट कर लीजिए इसे जी। मेरे ख्याल बड़ा हो गया है, कहीं दब गया ये। हाँ, ये दब गया, थोड़ा छोटा करना होगा मेरे ख्याल में, और तो बंद हो गया है, थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कीजिए। हाँ, तो हम ये जो हाँ, उसको एडजस्ट कर, पहले तो ऑन कर लीजिए इसे, ऑन कहाँ से हो गया। अच्छा, हाँ, तो ये इसकी लाइट और ऑन करना है। कम, ठीक है, ठीक है। तो आधार एक ही रखा हमने जी। इस आधार पर हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं जी। इसी आधार पर हम आयत बना सकते हैं, ऊंचाई कम हो जाएगी। इसी आधार पर हम समलंब चतुर्भुज बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियां यदि हम इसको बनाना चाहें तो जियो बोर्ड पर बना सकते हैं जी। तो जियो बोर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे शिक्षण प्रक्रिया में एक बहुत ही ये सहायक होता है। इसका बनाना भी कठिन नहीं है, एक केवल बोर्ड है और उस बोर्ड पर वर्गाकार कोई इकाई लेकर के वर्ग बना दीजिए और उनके जो शीर्ष आते हैं वर्गों के उन पर आप कीला काट दीजिएगा जी। तो ये आपका वर्ग बन जाएगा। और इस पर ये जो गणितीय प्रक्रिया है ज्योमेट्री की जी, इसमें करने में हमें बड़ी सहायता आसान मिलेगी। इससे कुछ प्रमेय भी बड़ी आसानी से हल की जा सकती है। इसे थोड़ा सा निकाल लीजिएगा आप, ये वही निकाल लीजिए। देखिए हाँ, उसे
इसे थोड़ा सा हटा लें, या तो मैं इसको रख के दिखा दूँ आपको। देखिए हाँ हाँ, देखो भाई, यहाँ पर एक ABCD ये एक आयत बना हुआ है, और आपका BCEF ये एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ABCD ये एक आयत है, BCEF ये एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ये समानांतर चतुर्भुज और आयत ये एक ही समांतर रेखाओं के मध्य हैं और एक ही आधार पर बने हुए हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि आयत का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। आधार एक ही है, समानांतर रेखाएं भी एक ही हैं, एक आयत है और दूसरा समांतर चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये क्षेत्रफल में दोनों बराबर हैं। जियो बोर्ड पे भी इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं। हाँ, एक आपने आधार ले लिया, इस आधार पर एक ही आपने वर्ग है या आयत है, और दूसरा एक ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल ये आपस में बराबर होते हैं। अब इसी पर थोड़ा सा देख लें। हाँ, इसी पे देख लीजिए। देखिए कहाँ पर था? हाँ, नहीं, इसे निकाल दीजिए, इस पर बताते हैं। इसे हटा लीजिए इसे। देखिए, इसको हमने ढक दिया। ये अब ये आकृति बनी आयत, जी। इस वाले हिस्से को हमने ढक दिया, ये आकृति बनी समांतर चतुर्भुज। आधार एक ही है जी। एक तरफ का त्रिभुज ढकने से ये समांतर चतुर्भुज बन जाता है, और दूसरी तरफ का त्रिभुज घटाने से यह आपका आयत बन जाता है। यदि हम ये सिद्ध कर दें कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्र, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं जी, तो इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा जी। आसान है। देखिए, ये और ये भुजाएं आयत की भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं आयत की, इसलिए बराबर होंगी ही। ये आपका ये और ये भुजाएं ये भी बराबर हैं, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं इसलिए बराबर होंगी समानांतर चतुर्भुज की। एक ये कोण समकोण है और ये कोण समकोण है, तो त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए। दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण के त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा के बराबर है, इसलिए सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे। ये सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो फिर हम ये आसानी से कह सकते हैं कि एक त्रिभुज को हटाने से एक आयत बन जाता है, दूसरे त्रिभुज को हटाने से एक आपका समांतर चतुर्भुज बन जाता है। त्रिभुज दोनों आपस में क्षेत्रफल में बराबर हैं, सर्वांग सम है, इसलिए क्षेत्रफल में बराबर हैं, और इसलिए आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होंगे। ये बीच का क्षेत्र तो दोनों में सम्मिलित है, ये देखिए। हाँ, ये इसमें ये त्रिभुज जुड़ा हुआ है, और समानांतर चतुर्भुज में ये त्रिभुज जुड़ा है, और आयत में ये त्रिभुज जुड़ा है। ये दोनों क्षेत्रफल में बराबर हैं, इसलिए आयत का क्षेत्रफल और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। एक और देखते हैं थ्योरम, ये यहाँ पर एडजस्ट कर ये एक हमारे पास ABCD ये समलंब चतुर्भुज है। ABCD ये एक समलंब चतुर्भुज है जी, और इस समलंब चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज का ये आपका आधार है, ये भुजाएं समानांतर हैं, और इसकी ऊंचाई है ये, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, यहाँ भी ये जो समलंब चतुर्भुज है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, एक लंब खींच करके ये हमने
सकते हैं, तोड़ दिया है, तोड़ दिया, ये अब हमारी आकृति बन गई, एक आयत बन गई। आयत की आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुण चौड़ाई, और ये चौड़ाई यहाँ पर ऊंचाई के बराबर है जी, ठीक है। हाँ। तो ये जो, अच्छा, और दूसरी तरफ से देखिएगा, ये समलंब चतुर्भुज ये था, इसमें हमने ये क्षेत्रफल शामिल कर दिया है जी। इस क्षेत्रफल को यदि हम निकाल दें, हाँ। इसके पूरे इससे क्षेत्रफल से, तो ये हमारा, ये क्षेत्रफल निकाल दिया जी इतना, जी, ये हमें क्षेत्रफल निकालना था, हाँ। यानी हमें ABCD इसका हमें क्षेत्रफल निकालना था, ये ठीक है जी। इसका क्षेत्रफल क्या होगा कि A इंटू एच, जी, यदि ये लंबाई AB है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A इंटू एच, AB इंटू एच, हाँ। और यदि इधर की ये लंबाई है आपकी, ये लंबाई B है ये, जी। तो ये जो क्षेत्रफल होगा इसका, किस क्षेत्रफल की हम बात करें? ये ABCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, हाँ और हमने ANCL, हाँ एक आयत है, हाँ जिसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से ज्ञात हो गया। हाँ अब हमें निकालना है अपने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हाँ। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा है? ये बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए जो आयत का क्षेत्रफल है जी, वही समलंब चतुर्भुज समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल होगा। हो जाएगा। अच्छा, एक अंतिम एक और हम प्रमेय देखेंगे। एक से कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर ABCD, एक ये समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और AC और BD इसके विकर्ण है। इसके विकर्ण हैं, और ये O बिंदु पर काट रहे हैं। जी। अब यदि O बिंदु से होकर के कोई भी हम एक रेखा खींच दें, O बिंदु से होकर के कोई एक रेखा खींच दें, अभी जैसे एक्स वाई, जैसे अभी हमारी ये रेखा XY है, हाँ, तो हम कहेंगे कि AXYD ये जो क्षेत्र बनेगा, ये क्षेत्र समानांतर चतुर्भुज ABCD क्षेत्र का आधा होगा। यहाँ पर तात्पर्य यह है ये कि समानांतर दिखती है आपको, हाँ, BC और AD के, लेकिन कोई समानांतर रेखा एक खींचना समांतर जरूरी रेखा, नहीं ये है। समानांतर आप रेखा ऐसे भी खींच हाँ, सकते हैं कैसे और भी खींच कैसे भी खींच सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है AXYD, इसका क्षेत्रफल ये ABCD इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ पर भी यदि हम इसे सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध करने के लिए देख सकते हैं कि जैसे ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल इसका पूरे समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। जी। इस क्षेत्रफल में से ये आपका ये हिस्सा सम्मिलित हो गया है, इधर वाला हिस्सा ये सम्मिलित हो गया है। इसकी बजाय हम इस हिस्से को सम्मिलित कर दें तो ये आपका AXYD ये क्षेत्र बन जाएगा, जिसका कि हमें क्षेत्रफल निकालना था। तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। बस यही हमें सिद्ध करना था। हाँ, जो चीज़ हमें करनी है कि हमें ये हमेशा सोचना पड़ता है कि AXYD हम किस तरह से इसको परिवर्तित कर दें कि या तो हम त्रिभुज बन जाए या हमें समांतर चतुर्भुज बन जाए या आयत बन जाए। जिस किसी भी आकृति की हमें क्षेत्रफल निकालना है उसमें ऐसी रचना कर देनी है कि या तो हमें त्रिभुज बन जाए, समकोण त्रिभुज बन जाए, आयत बन जाए या समांतर चतुर्भुज बन जाए, और हम उस पर क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो मित्रों, ये थे डॉक्टर आरपी सिंह, जिन्होंने अभी त्रिभुजाकार क्षेत्रों के, आयताकार क्षेत्रों के, वर्गाकार क्षेत्रों के
समानांतर चतुर्भुज के रूप में, समलंब चतुर्भुज के रूप में आकृतियों की हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि बताई। जो बोर्ड का प्रदर्शन भी डॉक्टर साहब ने अभी किया, ऐसा जो बोर्ड आप भी बना सकते हैं और उसके आधार पर बच्चों को बहुत सी ज्योमेट्री बड़ी आसानी से पढ़ा सकते हैं। समय की सीमा है, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अब विज्ञान के कालांश तक हमें आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम वर्चुअल क्लास में फिर से उपस्थित हैं। चर्चा होगी क्षेत्रफल के बारे में। उस दिन भी हमने क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की थी। डॉक्टर आरपी सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं, जो क्षेत्रफल के बारे में आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। आपके पत्र हमें प्रतिक्रियाओं के नहीं मिल पा रहे हैं। कृपया जो शिक्षक आपके साथ बैठे हैं उन्हें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करा दीजिए और आपकी प्रतिक्रियाओं को वो हम तक पहुंचा देंगे, टेलीफोन के माध्यम से या एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से। पिछली बार हमने आपको 2-2 प्रश्न गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में पूछे थे और उनके उत्तर आपसे चाहे थे। कुछ लोगों के उत्तर हमें मिले हैं, शेष लोगों के उत्तर अभी हमें नहीं मिल पाए हैं। कृपया वो उत्तर भी हमें भिजवा दें, जिससे कि जो आगामी शनिवार होगा उसमें हम लॉटरी सिस्टम से उनका परिणाम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर आरपी सिंह जी से। साथियों, पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो ये बताया था कि क्षेत्रफल नापने की जो इकाई है वो वर्ग सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का यदि एक वर्ग है हमारे पास, तो क्षेत्रफल नापने के लिए हम इसे इकाई के रूप में स्वीकार करेंगे। आपको उस दिन यह भी बताया था कि यदि एक आपका वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, भुजा गुणित भुजा के बराबर होता है। यदि भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है और ए बी भुजा है तो ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल ए बी गुणित ए बी सेंटीमीटर वर्ग बनेगा। और यदि हमारे पास एक आयत है, यदि इसकी लंबाई ए बी है और चौड़ाई सी डी है तो इसका क्षेत्रफल ए बी गुणित सी डी इकाई वर्ग होगा। इसी संदर्भ में यदि मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अभी तक हम ये कह सके हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की लंबाई का वर्ग होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। लेकिन ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? हाँ, क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका हो सकता है कि यदि हम ए बी सी, ये त्रिभुज बना हुआ है, इसकी बी सी भुजा पर एक ये आयत बना दें जिसकी कि लंबाई बी सी हो जाए और चौड़ाई ए बी हो जाए। इस आयत का क्षेत्रफल हम पहले बता चुके हैं कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। तो इस आयत का क्षेत्रफल ए बी गुणित बी सी हो जाएगा। लेकिन हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। अब इसमें आयत में और इस त्रिभुज में एक संबंध देखते हैं। देखिए कि ये तो हमें मालूम है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये बीच का कोण समकोण है। तो ये दोनों ये त्रिभुज हैं ए बी सी और सी डी ए, ये सर्वांग सम हो गए
और सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA ये दोनों क्षेत्रफल में बराबर हैं, और अतः ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल AB गुणित BC का आधा। AB गुणित BC ये तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, और उसका आधा कर दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये एक समकोण त्रिभुज था। इसके बाद में मान लीजिए एक हमारे पास त्रिभुज तो है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ये त्रिभुज हमारा ये इस तरह का है, ABC त्रिभुज जो बीच में आप देख रहे हैं। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये समकोण त्रिभुज है नहीं जी। प्रश्न है हम निकालें कैसे इसे। ऐसा करते हैं, ये जो त्रिभुज ABC है इसको पहले हम दो त्रिभुजों में बांटे लेते हैं, AD लंब खींच करके। BC के ऊपर हमने AD लंब खींच दिया। अब हमारे पास ये दो समकोण त्रिभुज बन गए। ये एक बन गया ADB और एक बन गया ADC। समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, देख चुके हैं, और इसका मतलब है कि अब हम इस स्थिति में होंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल निकालना है। करना ये होगा कि पहले हमने एक लंब खींच दिया, एक ये आयत बना दिया, दूसरी तरफ ये आयत बना दिया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल का आधा है। हाँ। ये जो त्रिभुज है ADC इसका क्षेत्रफल ADCE आयत के क्षेत्रफल का आधा है। इसका मतलब है कि ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा हुआ। और आयत का क्षेत्रफल AC गुणित लंब गुणित आधार होता है। ये तो यहाँ पर लंब AD है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणित शीर्ष से आधार पर डाला हुआ लंब, इनका गुणनफल का आधा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज अभी पहले समकोण से शुरू किया था, फिर ऐसा त्रिभुज बन गया ये जो समकोण नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने ये स्थापित किया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणित शीर्ष से आधार पर डाला हुआ लंब, इन दोनों का गुणा का आधा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार ज्ञात कर लीजिए, शीर्ष से आधार पर डाला हुआ लंब ज्ञात कर लीजिए, और इन दोनों के गुणनफल का आधा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब मान लीजिए हमारे पास ये अधिक कोण त्रिभुज है, वो एक न्यून कोण त्रिभुज था। हमारे पास ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। अब यहाँ से यदि हम शीर्ष से लंब डालें तो ये BC के अंदर नहीं गिरता। ये उस त्रिभुज में जो शीर्ष से लंब डाला था BC के कहीं बीच में जाके गिरता था, यहाँ तो BC से बाहर गिर रहा है ये। अब क्षेत्रफल कैसे निकालें? देखिए यहाँ पर भी हम ये कल्पना किए लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये देखिए जो शेष भाग है वो आपका त्रिभुज है ADC। पेंसिल को लाइन को दबा दें हम तो आपका ADC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं DC गुणित AD का आधा जी। और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा DB गुणित AD का आधा। अब हम इस स्थिति में हैं कि पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से जो कि DC गुणित AD का आधा था, उसमें से यदि हम ADB त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल मिल जाएगा। और यहाँ पर भी वर्कआउट करने पर, हल करने पर पता चलेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आधार गुणित आधार से शीर्ष बिंदु से आधार रेखा पर, आधार पर से तो अंदर गिरने वाली आभास होता है, लेकिन आधार की रेखा पर यदि हम लंब डाल दें
और यदि लंब की लंबाई AD है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणित लंब शीर्ष से डाला हुआ लंब, जो चाहे बाहर गिरे चाहे भीतर गिरे। अंदर गिरे, लेकिन लंब हमेशा आधार रेखा पर गिराया जाएगा और इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सेंगर साहब, 3 तरह के त्रिभुज हमने देखे। हाँ। एक समकोण त्रिभुज था, दूसरा न्यून कोण, एक न्यूनकोण त्रिभुज था और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज है। जी। इन तीनों ही दशाओं में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलता है वो मिलता है आधार गुणित लंब बटे 2। हम आगे चलते हैं। ये एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच में एक आयत बना है और एक वर्ग समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज बना है। BC आधार और BC और AD, इन 2 रेखाओं के बीच में एक आयत बना है और एक समानांतर चतुर्भुज बना है। सिद्ध करना है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल ये दोनों बराबर होते हैं। देखिए, ये आयत बना है, ये समानांतर चतुर्भुज बना है। अब हम ये सिद्ध करते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हैं। ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम होने के कारण क्षेत्रफल में बराबर होंगे। तो हम ये सिद्ध करना हमारे लिए आसान होगा कि आयत का क्षेत्रफल और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल यदि आधार एक ही है, एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में, तो ये दोनों ये बराबर होंगे। यदि हम इन 2 त्रिभुजों को देखें, एक AB भुजा ये आपके DC भुजा के बराबर है, क्योंकि आयत के सामने की भुजाएं हैं, और AB भुजा ये आपके DC भुजा के बराबर है, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं। बीच में ये भी है कि ये कोण और ये कोण दोनों समकोण हैं, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। और इसका मतलब है कि जो एक बीच का हिस्सा बचा हुआ है, इसमें यदि ये त्रिभुज जोड़ दें तो समानांतर चतुर्भुज बन जाता है, यदि इधर वाला त्रिभुज जोड़ दें तो वो आयत बन जाता है। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि समानांतर चतुर्भुज और आयत के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक और देखिए, अभी हमने संबंध देखा था कि आयत और समानांतर चतुर्भुज इनके क्षेत्रफलों में, और कहा था कि यदि आधार एक है और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। एक आगे की स्थिति देखते हैं कि देखिए, ये आपका एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, ABE, एक ही त्रिभुज बना है। एक आप त्रिभुज देखेंगे कि ये इस तरह का त्रिभुज बना है। एक त्रिभुज आप ये देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ABC त्रिभुज बना हुआ है। ये तीनों त्रिभुज एक ही आधार AB पे बने हैं और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। क्या इनका क्षेत्रफल बराबर होगा? क्या एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच में बने हुए जितने भी त्रिभुज बने वे सब क्षेत्रफल में बराबर होंगे? निश्चित रूप से बराबर होंगे। क्यों? कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमने देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित शीर्ष से डाला हुआ लंब। तो शीर्ष से डाला हुआ ये लंब है, यदि हम डाल दें, या यहाँ से लंब डाल दें, या इस C बिंदु से लंब डाल दें इस आधार पर,
क्योंकि समानांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं, इसलिए प्रत्येक लंब की लंबाई बराबर होगी। और इस आधार पर, क्योंकि ए बी आधार सब त्रिभुजों का एक ही है, इसलिए क्षेत्रफल में भी ये सब त्रिभुज समान। चाहे कितने ही हम त्रिभुज ले लें, ये सब बराबर होंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमें ये देखने को मिलता है यहाँ से कि एक ही आधार पर बहुत से त्रिभुज बने हुए हैं। ये आधार है, एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये बना है, और भी यहाँ त्रिभुज बना सकते हैं, इधर भी त्रिभुज बना सकते हैं। यदि ये क्षेत्रफल में बराबर हैं तो इनके शीर्ष बिंदु एक रेखा पर होंगे। जी, एक ही आधार है, बहुत से त्रिभुज बने हुए हैं, ये सारे के सारे त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हैं, तो ये जितने भी शीर्ष हैं वो सब एक रेखा पर होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि शीर्ष का बिंदु पथ एक सरल रेखा होगा, जो आधार के समानांतर, जो आधार के समानांतर होगा। शीर्षों को मिलाने वाली रेखा या किसी भी शीर्ष का बिंदु पथ यदि त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, एक ही आधार पर निर्मित हैं, तो वो बिंदु पथ एक सरल रेखा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साध्य है। और यदि आप अपनी पुस्तक के बिंदुपथ वाले हिस्से को दोहरा करके देखें तो आपको ये निष्कर्ष मिल जाएगा वहाँ पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रमेय है, जिसका कि हम प्रश्नों को हल करने में अधिकांश उपयोग करते हैं, वो है कि आधार ए बी है और इस ए बी आधार पर एक ही आयत बना है, एक ये समांतर चतुर्भुज बना है और एक ये त्रिभुज बना है। एक ही आधार है, समानांतर रेखाओं के बीच में निर्मित हैं एक आयत, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज। तो पिछले 2-3 जो साध्याएं पढ़ी हैं, प्रमेय पढ़े हैं, उनसे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये आयत और समांतर चतुर्भुज तो क्षेत्रफल में बराबर हैं, ये पहले ही देख चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का ये आधा होता है। तो हमारा जो संबंध निकलेगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर दोगुना क्षेत्रफल ए बी जी का। ए जी बी का क्षेत्रफल दोगुना कर दें तो ये आयत और ये समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इसे भी भैया जी एडजस्ट कीजिएगा। एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ है ABCD। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के विषय में जो अभी तक हमारा ज्ञान है वो या तो हमारे पास वर्ग हो या आयत हो या समानांतर चतुर्भुज हो या फिर त्रिभुज हो। त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यूनकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो। तो हम आकृति का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो आकृति दी है ABCD, इसके बारे में इतना तो हमें मालूम है कि AB और CD ये समानांतर हैं, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है। क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि हम इसको दो त्रिभुजों में विभाजित कर दें तो शायद क्षेत्रफल निकालने में हमें मदद मिलेगी। देखिए, हम ये एक त्रिभुज ये बन गया और एक तरफ एक त्रिभुज है वो ढका हुआ है, वो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। अब ये जो ABC त्रिभुज बना हुआ है, ABD जो त्रिभुज बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये आधार और शीर्ष से हम लंब डाल दें तो हमें क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी तरह से ये जो आपका दूसरा त्रिभुज बनेगा, वो त्रिभुज हमारा कुछ इस तरह का बनेगा।
इसको हम आधार मान लें और इसको शीर्ष मान लें, शीर्ष से लंब डाल दें, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है, इसलिए चाहे बी बिंदु से लंब डालें और चाहे ए बिंदु से लंब डालें या डी बिंदु से लंब डालें, ये लंब बराबर होंगे। और लंब बराबर होने के कारण हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में, इसका आकृति का क्षेत्रफल निकालने में ये समझाया गया है इसमें। हाँ, इसी बात को एक बार फिर से देखिएगा कि हमारे पास ये आपका ए बी सी डी ये एक समलंब चतुर्भुज था। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमने एक रेखा खींच दी, कर्ण निकाल लिया और कर्ण ने इस पूरी आकृति को दो भागों में विभाजित कर दिया। अब दो त्रिभुजों में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा सी डी गुणित ये लंबवत दूरी, और ये जो दूसरा त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी गुणित ये लंबवत दूरी। यदि हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, और ये क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि दोनों की लंबवत दूरी बराबर है। तो ए बी भुजा और डी सी भुजा, इन दोनों का जोड़ गुणित लंबवत दूरी का आधा। इसका मतलब है यदि ये साइड आपकी ए है, ये साइड बी है, ऊंचाई h है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा a प्लस बी गुणित h बटे 2। आगे चलते हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छी प्रमेय है हमारे पास में। हमारे पास एक ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। इस समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो ओ बिंदु पर काटते हैं। एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है, ये ओ बिंदु पर काट रहे हैं। ओ बिंदु से होकर के एक आपने कोई रेखा खींची है जो ए बी और डी सी को एक्स और वाई बिंदुओं पर काटती है। हमें ये सिद्ध करना होगा, ये जो ए एक्स वाई डी क्षेत्र बना है, ए एक्स वाई डी ये एक क्षेत्र बना है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल समानांतर क्षेत्रफल के बराबर होगा जी। समानांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा जी। पूरे के दो हिस्सों में बढ़ता है। हाँ, यानी ये कहीं से कोई लाइन खींच दें, एक्स वाई लाइन ये खींची है, एक्स वाई लाइन आएगी, ये कर दें, तो ये लाइन पूरे समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर के हिस्सों में बांट देगी। ठीक है भाई, ये वैसे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि ये एक भुजा इसकी ये है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये बराबर होगी जी, और एक समलंब चतुर्भुज ये बन रहा है। ये भी दूरियां बराबर होंगी। एक तो तरीका आप ये अपना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, तो इन लंबाइयों में एक संबंध निकल के आएगा, इस और एक लंबाई में एक संबंध निकल करके आएगा, जिसे हम देख सकते हैं और सिद्धि भी कर सकते हैं। दोनों रेखाएं, एक ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर होंगी, और ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर होंगी। देखिए, इन दो त्रिभुजों को देखिएगा, यहाँ AO और CO ये आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि विकर्ण
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण है, ये भी बराबर होंगे। तो एक ये भुजा इसके बराबर है, इस भुजा पर बनने वाला ये कोण बराबर है। यदि किसी तरह से ये और ये कोण बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। जी। क्या ये बराबर हो सकते हैं? ये तो हो बराबर सकते है। हैं, बराबर हो सकते हैं। क्यों कि एक ये भुजा और ये समानांतर भुजाएं हैं ये तिर्यक रेखा और है। उनको ये तिर्यक रेखा मिला रही है। इसका मतलब ये एकांतर कोण कोण। एकांतर कोण ये आपस में बराबर होंगे। जी। तो एकांतर कोण बराबर हो गए, सम्मुख कोण बराबर हो गए और ये भुजा दोनों आपस में बराबर हो गई। त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए। अब यदि इस त्रिभुज को निकाल दें तो यह आकृति बन जाती है। यदि हम इस त्रिभुज को निकाल दें तो आपका त्रिभुज का आधा, इसका समांतर चतुर्भुज का आधा बन जाता है। जी। तो ये जो दोनों हिस्से हैं इनको एक तरफ एक बार एक हिस्से में जोड़ करके ये जो बीच का हिस्सा है ये वाला, इसमें ये त्रिभुज जोड़ दें, छोटा वाला त्रिभुज जोड़ दें तो बड़ा वाला त्रिभुज बन जाता है। और इसी हिस्से में इस वाले ये हिस्से हैं, ये वाला त्रिभुज जोड़ दें तो ये पूरा क्षेत्र बन जाता है। जी। तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं इस बीच ये जो ये है आपका AOYD, इस क्षेत्र को ले लें, एक बार ये त्रिभुज जोड़ दें और दूसरी बार ये वाला त्रिभुज जोड़ दें, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये AXYD इसका क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा। अब डॉक्टर साहब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है जी कि एक चतुर्भुज के बराबर हमें त्रिभुज के एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। हाँ, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, आपका कहना ये है? जी। एक चतुर्भुज दिया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है वो इस तरह का है। जी। और ये चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, ये वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, समलंब चतुर्भुज और या विषम बाहु त्रिभुज। हाँ, जी, चतुर्भुज। तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हमें एक त्रिभुज की रचना करना है। देखो भाई, चतुर्भुज दिया हुआ है, रचना करने में यदि हम इसको पहले दो त्रिभुजों में बांट दें तो रचना करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जी। क्योंकि त्रिभुज के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में जितने भी त्रिभुज बनते हैं वो सब क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो पहला काम तो हमने ये किया कि ये जो आकृति बनी है इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा ये रहा, उसको वहीं रहने दीजिए। अच्छा, ठीक है। यही ऐसा कर लें, ये कर लें। अच्छा, और दूसरा ये एक त्रिभुज बना दिया और दूसरी बार एक ये त्रिभुज बना दिया। ऐसे ही कह रहे थे जी। ये हमने इन दो त्रिभुजों में उसको विभाजित कर दिया, चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया। अच्छा, हमें क्षेत्रफल निकालना था ABCD का। जी। उसमें से ये जो हिस्सा है आपका ABC, ये तो हम पहले ही ले चुके हैं। जी। अब प्रश्न आता है कि ACD, ये जो त्रिभुज बना ACD, जी, ये बचा हुआ ऊपर वाला त्रिभुज है। यदि इसके बराबर हम इस आधार पर त्रिभुज बना दें, क्योंकि एक त्रिभुज बनाना है इसका मतलब आधार तो एक होना चाहिए। जी। तो इस आधार पर एक हम ऐसा त्रिभुज बना दें जो क्षेत्रफल में इस वाले त्रिभुज के बराबर हो, तो मेरे ख्याल में हम रचना कर सकेंगे। जी सर। अब देखिए, यदि आधार एक है और समानांतर रेखाएं भी एक हैं तो उनके बीच में बने हुए त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। हाँ। देखो, एक तो इस आधार पर एक ये त्रिभुज बना है, ACD त्रिभुज बना है ये,
अब हमने क्या किया, इस रेखा के समानांतर ये रेखा खींच दी। देखिए, ये रेखा, इस रेखा के समानांतर ये हमने रेखा, आप देखेंगे ये रेखा और ये रेखा समानांतर। अब इन समानांतर रेखाओं के बीच में ये एक आधार है, इसके ऊपर एक तो ये त्रिभुज बना हुआ है और दूसरा त्रिभुज ये बना हुआ है। दोनों क्षेत्रफल में बराबर होंगे। दोनों क्षेत्रफल में बराबर होने। हाँ। हाँ, मुख्य चीज़ है कि पहले त्रिभुज किसको जो चतुर्भुज दिया हुआ था उसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। हम ऐसे भी विभाजित कर सकते थे, हैं, ये हमने विभाजित कर दिया। इसके रेखा के समानांतर हमने ये रेखा खींच दी, इस रेखा को हमने और आगे बढ़ा दिया, एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ। एक बिंदु और प्राप्त हुआ। अब हमें ये त्रिभुज मिल गया। ये त्रिभुज क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो आकृति थी आपकी ABCD, जी, इसके क्षेत्रफल के बराबर हमें ये वाला तो सम्मिलित था ही जी, ये हमने और सम्मिलित कर दिया इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। जी, तो ये जो त्रिभुज बनेगा आपका ABP, ABP त्रिभुज, ये क्षेत्रफल में ABCD चतुर्भुज के के बराबर होगा। शंकर साहब, आप थोड़ा सा एक बार फिर से समराइज करेंगे जी। कि देखिए, सबसे पहले एक चतुर्भुज जो लिया था ABCD, उसके A और C शीर्ष को मिलाकर हमने इसको दो त्रिभुजों में बांट दिया। दो त्रिभुजों में बांट दिया। चतुर्भुज को आपने दो त्रिभुजों में बांट दिया। ठीक है। अब त्रिभुज, अब इसके D बिंदु से हाँ। AB के समानांतर एक रेखा खींच दी। D बिंदु से AC के समानांतर एक आपने रेखा, देखिए ये हटाया ये समानांतर देखा। समानांतर की रेखा खींचती। हाँ। और जो इसका आधार था चतुर्भुज का BC, उसको आगे बढ़ा दिया। BC को आधार बना आगे बढ़ा दिया। ये रेखा कहीं एक बिंदु P पर काटती है। हाँ। उस समानांतर रेखा को आधार P बिंदु पर काटता है। जी अब P को A से मिला दिया, जी। तो त्रिभुज ABP ऐसा त्रिभुज बना जो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल में समान हो। समानांतर है। यानी मुख्य चीज़ थी ये जो आयत था, ये चतुर्भुज था, उसका दो भागों में बांट दिया तो एक हिस्सा तो ये मिल गया। जी। अब प्रश्न इतना रह जाता है कि इतने हिस्से के बराबर इस एक आधार पर हम एक त्रिभुज की रचना कर लें। रचना और कर दें। तो मदद हमने किसकी ली? वो एक सिद्धांत था, एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इसका आधार लेकर हाँ, हमने उसको बना दिया, को सिद्ध कर दिया। हाँ, ये बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट साध्य है। ये एक आप इसके पहले एक तो रचना कीजिएगा, रचना करके इसका प्रूफ लिखिए जी। हाँ, और इसको आप दो तरीके से देखेंगे आपकी पुस्तक में। ये जो साध्य दी हुई है इसको आप देखिएगा, उसको सिद्ध कीजिए। ये जो हमने बात बताई है, रचना करने वाली बात बताई है। तो यदि एक चतुर्भुज के बराबर एक आयत बनाना है तो हम किस तरह से उसकी रचना करेंगे जी। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम। हाँ। क्या इंटरेस्टिंग, कैसी मनोरंजन देने वाली एक प्रमेय है हमारे पास में। देखिए, एक ये ABC त्रिभुज दिया हुआ है और इस ABC त्रिभुज की AD मध्यिका है। ये AD मध्यिका है। मध्यिका से तात्पर्य हमारा सामने के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। हाँ, यानी BC का मध्य बिंदु D है और इसको यदि हम शीर्ष से मिला दें तो AD रेखा ये ABC त्रिभुज की मध्यिका कहलाएगी। अच्छा, ये यदि ये मध्यिका है तो ABD त्रिभुज और ACD त्रिभुज
इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या संबंध होगा। देखो बी डी और सी डी ये तो दोनों बराबर हैं। हाँ, ये मान लीजिए हम ए बिंदु से इसके ऊपर लंब डाल दें, जो लंब यहाँ पर गिर रहा है, ये वाला लंब गिर रहा है, तो क्या होगा, ये बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बी डी गुणित ए से डाला हुआ लंब, जी, और ए डी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, डी सी गुणित ए बिंदु से डाला गया। आधार रेखा पर डाला गया लंब। जी, एक बार लंब डाल रहे हैं ए बिंदु से बी डी पर, और दूसरी बार लंब डाल रहे हैं ए बिंदु से डी सी पर। हाँ, क्योंकि इन दोनों का आधार एक है, लंब भी एक होगा। इसका मतलब लंब वही लंब है। हाँ, लंब एक ही न होकर के हम ये कहना चाहें कि वही लंब, यही लंब होगा, हाँ, दोनों का दोनों- उभयनिष्ठ लंब होगा। उभयनिष्ठ लंब ये एक ही होगा। इसका मतलब है कि ए बी डी और ए सी डी ये क्षेत्रफल बराबर होगा। क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। मध्यिका पूरे त्रिभुज को दो समान भागों में बांट देती है, जी, इसीलिए नाम उसका मध्यिका लिखा है। रखा गया। मध्य की रेखा, बीच की रेखा, बीच वो होता है जो कि दो बराबर के हिस्से कर दे, तो ये ए डी मध्यिका है, इसीलिए इसका नाम मध्यिका दिया है कि बांट रही है। लेकिन हमें तो सिद्ध ये करना है कि आपका ए बी एक्स और ए सी एक्स ये त्रिभुज आपस में बराबर है। हाँ, मतलब ए डी पर कोई बिंदु लिया गया है, जी अब मध्यिका पर कोई बिंदु कहीं भी ले लिया है, हाँ और उसको बी और सी से मिला दिया है, हाँ, तो इस तरह से बने हुए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में दो बराबर होंगे। त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो डॉक्टर साहब बात तो वही हो गई, वो इस नए त्रिभुज की भी मध्यिका ए डी हो, वो एक्स डी हो गई, हाँ एक्स डी मध्यिका हो गई, तो दोनों त्रिभुज बराबर अपने आप ही होंगे। अच्छा, हम इसे दूसरे तरीके से देखें हाँ, कि आपका ए बी डी त्रिभुज और ए सी डी त्रिभुज ये तो दोनों क्षेत्रफल में बराबर हैं। जी, क्या ये जो त्रिभुज बने हैं ए एक्स बी डी और एक्स सी डी ये आपस में बराबर हैं? जी, बराबर हैं, बराबर क्योंकि है। ये उसकी मध्यिका मध्यिका है। तो ये और ये त्रिभुज बराबर होंगे। या यहाँ से शीर्ष से लंब डालना, छोटे शीर्ष से लंब, हाँ। तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर ये हो बराबर हो जाएगा। हाँ। घूम फिर के वही साध्य आ रही है, हाँ, आधार गुणित शीर्ष से डाला हुआ लंब, है ना, ये बराबर हो गए। इसका मतलब इस पूरे त्रिभुज में, इस पूरे त्रिभुजों में से एक ये हिस्सा निकाल दें, एक ही हिस्सा निकाल दें, हाँ। तो जो शेष हिस्से हैं ये आपस में, बराबर, हाँ, एक ये वाला हिस्सा और दूसरा ये वाला हिस्सा, ये निकाल दोनों दिए। आपस में, बराबर। ये आपस में बराबर होंगे। जी, हाँ, एक समय कुछ और बचा है? हाँ, अभी बचा है, अच्छा, थोड़ा सा हो सकता है। थोड़ा सा जी हाँ, एडजस्ट करना भैया जी से। ये सारी की सारी साध्य हैं, हाँ। ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जी, जो कुछ सोचना है वो ये, क्या दी हुई आकृति को हाँ। त्रिभुजों में बांट सकते हैं? जी, यदि बांट लें तो हम संबंध स्थापित करने में हाँ। ये सक्षम होंगे। ये जी, यहाँ पर ऐसा है कि आपका ए बी सी डी एक ही समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। इसकी एक भुजा ए बी पर एक बिंदु ई ले लिया है और दूसरी भुजा बी सी इस पर एक बिंदु डी ले लिया है। बी सी भुजा पर बिंदु एफ है और ए बी भुजा पर ये बिंदु ई है। ये इस तरह से हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज आपका ये बन रहा है, ये आधार था और ये दूसरी भुजा थी, उसके ऊपर एक हमने बिंदु ले लिया था। जी, तो एक तो त्रिभुज ये बन रहा है। दूसरा एक जो त्रिभुज बन रहा है वो त्रिभुज आपका बन रहा है इस तरह का। यहाँ पर एक बिंदु आपने F ले लिया था दूसरी भुजा पर। अब सिद्ध हमें करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में वो बराबर, क्षेत्रफल में बराबर हैं। एक बार फिर से इसको क्या दिया हुआ है इसको दोहरा लें। जी, दिया हुआ है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज। ए बी भुजा पर एक बिंदु है ई हाँ, और सी डी भुजा
पर एक बिंदु है हाँ, F। एक बार एक भुजा ले ली, दूसरी बार हमने दूसरी भुजा ले ली। इस पर एक बिंदु कहीं भी ले लीजिए, हाँ, कहीं भी बिंदु ले लीजिए। इस दूसरी भुजा पर भी आप बिंदु कहीं पर ले लीजिए, तो ये जो दो त्रिभुज आपके निर्मित होंगे, कौन कौन से? एक तो इस भुजा पर त्रिभुज बनेगा शीर्ष से, हाँ। और दूसरा इस भुजा पर एक शीर्ष बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा इस शीर्ष से। ADF और CDE हाँ, आपस में बराबर ये हों। त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। अब डॉक्टर साहब चूंकि समय समाप्त हो गया, हाँ, इसलिए इसका प्रूफ हम बच्चों पर छोड़ देते हैं हाँ, कि वो अपने शिक्षकों की मदद से इसका प्रूफ प्रमाण हाँ, हाँ। देखें। बिल्कुल ठीक है। ये जो है ना, एक गृहकार्य के रूप में ले लें हाँ, कि इस चैप्टर में बहुत से आपकी एक्सरसाइज दी हुई हैं, बहुत से प्रश्न दिए हुए हैं। कृपया उन प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को देखिए, विश्लेषण कीजिए, रचना कीजिए और फिर सिद्ध कीजिए जो कुछ भी दिया हुआ है। तो बच्चों, अब विज्ञान की क्लास प्रारंभ होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। और किताब में जो विश्लेषण